हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार बाग, हिंदी शिक्षक, आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा के प्रथम गद्य मधुर भाषण का भाग 1 लेकर आया हूँ, जिसका वाचन हिंदी शिक्षिका मोनालिसा करन करने जा रही हैं। छात्रों, पाठ प्रवेश से पहले आइए इसके शब्दार्थ को जान लें। इसके शब्दार्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए अथवा इसका स्क्रीनशॉट बनाकर अपने पास रख लीजिए। हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय है मधुर भाषण। लेखक गुलाब राय। लेखक परिचय। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढकुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रहों में उनके निबंध संकलित हुए हैं। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। तो अभी विषय पर चलते हैं। विषय मधुर भाषण। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। पहले जान लेना आवश्यक है कि भाषा क्या है। मनुष्य मुख से निःसृत ध्वनि समूह जब हमारे भावों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। यूं तो दुनिया पशु पक्षियों के मुख से तथा चीजों के टकराने से भी निकलती हैं, पर वे भाषा नहीं होते। केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि समूह को ही भाषा कहते हैं, जो मनुष्य के भाव के आदान प्रदान करने का माध्यम होता है। मनुष्य शारीरिक बल से कई प्राणियों से कम है, फिर भी भाषा और बुद्धि के सहारे वो अन्य प्राणियों से सबल है, अन्य प्राणियों को भी अपने वश में कर सका है। इसीलिए जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, उन्हें केवल जानवर ही कहा जाता है, किंतु मनुष्य आगे बढ़ता ही रहता है। समाज में उसका स्थान सबसे ऊपर बन चुका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, तथ्य पहुंचता रहता है भाषा के माध्यम से। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वे मनुष्य उत्पन्न कर देता है।
अब प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी एक गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। हम सभी को पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग होके उसका जीना मुश्किल मालूम पड़ता है। इसी भाषा के माध्यम से ही मनुष्य की सामाजिकता कायम है। सोच ले कि भाषा न होता तो मनुष्य आपस में इतने निकट ना आ पाते। मीठा वचन मन की कड़वाहट को दूर कर देता है। कठोर वचन अच्छे भले रिश्तों में भी दरार डाल देता है। अच्छा, मधुर भाषण। मधुर भाषण क्या है, जान लेना आवश्यक है। मधुर भाषण क्या है? जो वस्तु मन को विशेष रूप से आनंद प्रदान करे, और ये आनंद ऐसा भी हो सकता है कि शायद आंखों से अश्रु भी निकल आए, उसे मधुर भाषण कहते हैं। जो चित्त को पिघला दे, चित्त यानी हृदय को द्रवीभूत कर दे। यह मधुरता या माधुर्य भाषा का अन्य गुणों में से एक है। अर्थात भाषा के अन्य कई गुण हैं, जिसमें माधुर्य या मधुरता भी एक गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वाणभट्ट जब बनने वाला था तो ये प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कं काष्ठं तिष्ठत अग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। वचनों में मधुरता हो तो हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मधुर वचन ही वो चाबी है जिसे हम सबके हृदय में पहुंच सकते हैं। इसीलिए कभी मधुर वचन, उसमें एक ऐसा शक्ति है जिसे हम सभी को आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए तो कभी कभी हम किसी महापुरुष या नेता के भाषण सुनने के लिए बहुत दूर से भी एकत्रित हो जाते हैं। इसी मधुर वचन को लेकर महाकवि संत तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, कोयल काको देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। कोयल और कौवा दोनों का रंग काला ही होता है, सिर्फ बोली में अंतर है। कोयल किसी को कुछ देता नहीं है, परंतु उसकी बोली को सुनकर हम उसे बहुत पसंद करते हैं, और उसके विपरीत कौवे के बोली के कारण ही, कर्कश बोली के कारण ही हम उसे घृणा करते हैं। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, मीठे वचन से हम सारे जग यानी संसार को अपना कर सकते हैं। एक बार मधुर वचन को लेकर एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा ने इच्छा की कि पृथ्वी का सबसे मीठा और अनोखा फल खाए, जिसे वो पहले कभी न खाया हो। चारों ओर ढिंढोरा पीट दी गई कि जो अगले दिन सबसे मीठा फल राजा के लिए लेके आएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अगले दिन दरबार में लंबी कतार लग गई। सारे लोग अपने हाथों में अनोखे अनोखे मीठे मीठे फल लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने स्वयं ही सबके फल खुद जाकर चखे। किसी के फल उतने मीठे नहीं लगे, क्योंकि पहले ही वे फल खा चुके थे। अंत में देखा कि एक छोटी सी बच्ची टोकरी में कुछ ढककर राजा के पास पहुंची। जब राजा ने टोकरी का पर्दा हटाया तो देखा उसमें कुछ ही नहीं था, टोकरी बिल्कुल खाली थी। फिर उस लड़की ने तभी एक सुंदर मधुर गीत गाया और अभिनय के माध्यम से राजा को समझाया कि राजा,
इस संसार में कोई मधुर फल नहीं होता, इतना ज़्यादा मधुर फल नहीं होता। मधुर वचन ही वो मीठा फल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मधुर है। राजा अपना भूल समझ गया और वो स्वर्ण मुद्राएं उसी लड़की को ही दे दिया। इसलिए बात को उचित ढंग से प्रस्तुत करना भी एक कला है। किसी बात को हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं जो सुनने में अच्छा लगे या फिर कड़वा लगे। यहाँ एक कथा आती है। संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे बाणभट्ट, जो जब मरने वाले थे उसी समय उनका प्रसिद्ध कादम्बरी काव्य लिख रहे थे। उसे मरने के बाद उसी भाव से कादम्बरी को कौन पूरा करेगा, वो एक उनके सामने ये एक प्रश्न था। इसलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और सामने खड़ा एक सूखे पेड़ को दिखाया और पूछा कि आगे क्या देख रहे हो। तो बड़े लड़के ने उत्तर दिया, शुष्कं काष्ठं तिष्ठ्यत अग्रे, यानी आगे सूखी लकड़ी है। दूसरे लड़के ने उत्तर दिया, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, यानी आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। दोनों ने बात एक ही कही थी, लेकिन कहने में फर्क था। तो आप सोच लो कि किसको उन्होंने कादम्बरी पूरा करने को दिया होगा। बिल्कुल सही, अपने छोटे। अब हम आगे चलते हैं। ये तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वो सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर भी निर्भर रहता है, किंतु विश्व भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वो दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी साधारण बात को हम व्यक्त करके सबके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं तो वो साहित्य है। अर्थात साधारण बात को बोलकर हम अगर किसी के ऊपर प्रभाव डाल सके तो वो साहित्य कहलाता है और वो व्यक्ति साहित्यिक कहलाता है। इसीलिए कहते हैं तलवार से अधिक शक्ति कलम में है। जो मन की गलतफहमी को दूर कर पाता है वही सच्चा साहित्यिक है। शिष्ट बातें कहने से हम आदर का पात्र होते हैं और सफलता भी मिलती है। व्यक्ति को जब हम पहली बार देखते हैं तो सर्वप्रथम उसके पोशाक और व्यवहार हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। जब उसके हिसाब से उसका भाषण सही नहीं हो तो उसका हम पर प्रभाव स्थायी नहीं रहता। इसलिए हमें अपने व्यवहार काम के अनुरूप ही बोलना चाहिए। हम मधुर वचन बोलने वालों से निर्भय होकर बात कर सकते हैं, पर कटु शब्द बोलने वालों से बात करने को डरते हैं। शब्दों में जोरदार जादू होता है, क्योंकि जब मधुर वचन बोला जाता है दूसरे प्रसन्न हो जाते हैं और कटु वचन बोलने पर दूसरे रूठ जाते हैं।